क्या ये सच है कि अग्निपथ स्कीम को सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से सेना पे थोप दिया गया? क्या ये सच है कि अग्निपथ स्कीम में शहादत देने वाले एक अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं मिलता है? क्या ये सच है कि अग्निपथ स्कीम में अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलती है? अग्निपथ स्कीम वापस एक बार सवालों के घेरे में है। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है के सर। दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। आज इस पूरे सेशन में हम जानेंगे कि अग्निपथ स्कीम का सच क्या है और क्या ये स्कीम वास्तविकता में देश हित में है, क्या ये वास्तविकता में राष्ट्र हित में है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि अग्निपथ स्कीम की जरूरत क्यों पड़ी। सो व्हाई अग्निपथ स्कीम? 1977-1978 तक के सेना में जवानों को सिर्फ 7 साल के लिए इंडक्ट किया जाता था। 1977-78 तक के सेना ने जितने भी युद्ध लड़े, ये वो युद्ध थे जो उस समय के उन जवानों ने लड़े थे जिनको सिर्फ 7 साल से 8 साल के लिए रिक्रूट किया जाता था। चाहे वो 1948 का इंडो पाक वॉर हो, चाहे वो 1962 का इंडो चाइना वॉर, चाहे वो अगेन 1965 का इंडो पाक वॉर हो, या फिर वो लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश 1971 का अगेन इंडो पाक वॉर। ये सारे युद्ध उसी सेना के जवानों ने लड़े थे जिनको सिर्फ 7 से 8 साल के लिए रिक्रूट किया जाता था। 1980s के दौर में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सेना ने मॉडर्नाइजेशन को स्टार्ट किया। उन्होंने अपनी सेना में जवानों की संख्या को कम करना स्टार्ट किया। जहां 1980s के रिकॉर्ड में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में सेना के जवानों का नंबर 4.5 मिलियन था, वो घट करके आज 2024 में 2.5 मिलियन रह गया है। पूरे विश्व में सभी देश इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाए और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम किया जाए। सभी देश इस बात की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि सैनिकों की संख्या को कम किया जाए, क्योंकि आने वाला युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वॉर पे आधारित होगा। आने वाला समय साइबर वॉरफेयर का होगा, मॉडर्न वॉरफेयर का होगा, ना कि डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन का। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की सेना में टोटल 70% हिस्सा जवानों का है। वर्तमान में भारतीय सेना की एवरेज एज लगभग 32 ईयर्स की है। अगर हमें सेना के जवानों की एवरेज एज को घटाना है तो अग्निपथ स्कीम यहाँ पे एक रामबाण का काम करेगी, जिससे सेना का क्विक मोबिलाइजेशन बढ़ेगा। सेना में नए जवानों की एंट्री से सेना की एनर्जी बढ़ेगी, उसका क्विक मोबिलाइजेशन बढ़ पाएगा और सेना मॉडर्न वॉरफेयर टैक्टिक्स के लिए तैयार हो पाएगी। देखिए, इस बात को समझिए कि टोटल डिफेंस बजट का 70% डिफेंस मिनिस्ट्री रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च करती है। मतलब सेना के जवानों की सैलरी, उनके पेंशन्स पे, उनके वेलफेयर पे, जबकि सिर्फ 30% हम अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब नए मिसाइल्स को खरीदने के लिए, नए टैंक्स को खरीदना, नए डिफेंस इक्विपमेंट्स को खरीदना। तो सवाल यह है कि क्या सेना आने वाले समय की चुनौतियों के लिए तैयार है? और अगर सेना को आने वाले समय की चुनौतियों के लिए तैयार होना है, अगर मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार होना है, साइबर वॉरफेयर के लिए तैयार होना है, तो जरूरत है अग्निपथ जैसी स्कीम की, ताकि सेना के क्विक मोबिलाइजेशन को, उसकी एनर्जी को बढ़ाया जा सके। सेना को आने वाले समय की चुनौतियों के लिए तैयार अगर करना है तो अग्निपथ स्कीम नीड ऑफ द आवर है। विश्व के कई देशों में, जैसे इजराइल, रशिया, ब्राजील, स्वीडन, इन सभी देशों में मैंडेटरी मिलिट्री ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मिलिट्री ट्रेनिंग यूथ के लिए कंपलसरी है। वहीं दूसरी तरफ भारत में किसी भी तरह से कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे देश में युवाओं के पास में उनकी मर्जी है, अगर वो सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज कोई कंपल्शन नहीं है। कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग की डिमांड को लेकर के भारत में 3 प्राइवेट मेंबर बिल्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। पहला बिल 2011 में अधीर रंजन चौधरी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। उस समय उन्होंने डिमांड की थी कि लोकसभा में इस मुद्दे पे बहस हो। ऐसे ही 2 बिल 2012 और 2013 में भी आए, ये भी प्राइवेट मेंबर बिल्स थे। ये बात अलग है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस कॉन्सेप्ट को अनरियलिस्टिक मान करके इसको साइडलाइन कर दिया।
तो अगर वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो अग्निपथ स्कीम ज्यादा रेलेवेंट है अगर देश की सेना को मॉडर्नाइज करना है और देश की सेना को आने वाले समय की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। देखिए, अग्निपथ स्कीम को इंट्रोड्यूस करने के पीछे एक वजह और भी है। कारगिल वॉर रिव्यू कमेटी ने रेकमेंड किया कि इंडियन आर्मी के अंदर, फौज के अंदर एवरेज एज ज़्यादा है जवानों की, और कहीं ना कहीं अगर हमें सेना के जवानों की एजिलिटी को, उनकी एनर्जी को, उनके क्विक मोबिलाइजेशन को बढ़ाना है तो एवरेज एज को कम करना ही होगा। और भारतीय सेना को अगर मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार करना है, उसके मॉडर्नाइजेशन को अगर बढ़ावा देना है, तो ये ज़रूरी होगा कि सेना में जवानों की एवरेज एज को कम किया जाए। यही वजह है कि अग्निपथ स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया 2022 में। चलिए बात करेंगे हम कि अग्निपथ स्कीम है क्या एक्चुअली, और अग्निपथ स्कीम के क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले आपका ये जान लेना जरूरी है कि 2019 से लेकर के 2022 तक के किसी भी तरह से जवानों का कोई रिक्रूटमेंट फौज में नहीं हुआ। रीजन था कोविड-19 पैंडेमिक। सरकार ने चुनावी रैलियां तो की, देश में चुनाव भी हुए, चाहे लोकसभा इलेक्शंस हो या फिर राज्यों के विधानसभा इलेक्शंस। कई चुनावी रैलियां हुई, लेकिन भर्ती रैलियों पे रोक लगा दी गई। जून 2022 में मोदी सरकार अग्निपथ स्कीम को अनाउंस करती है। अग्निपथ स्कीम को फाइनली रोल आउट किया जाता है सितंबर 2022 में, और इसी बीच देश के युवाओं के बीच में जबरदस्त गुस्सा भड़कता है अग्निपथ स्कीम को लेकर के, क्योंकि देश के युवाओं में कंफ्यूजन था कि क्या अग्निपथ स्कीम एक ऑल्टरनेटिव स्कीम है, क्या ये एक ऑब्जेक्टिव स्कीम है, या फिर ये एक मैंडेटरी स्कीम है। तो कई तरह के कंफ्यूजन्स थे जिसको सरकार ने भी स्टार्टिंग में दूर नहीं किया। देश के अलग अलग क्षेत्रों में प्रोटेस्ट हुए, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और लोगों ने पब्लिक प्रॉपर्टी को भी वैंडलाइज किया, जो कि बिल्कुल ठीक बात नहीं है। लेकिन उसके बाद वापस से इस स्कीम को रोल आउट कर दिया गया सितंबर 2022 में। अब ये समझते हैं कि इस स्कीम के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। देखिए, सेना में दो तरह के रिक्रूटमेंट्स होते हैं। सबसे पहले ऑफिसर्स के लिए, उसके बाद जवानों के लिए। अग्निपथ स्कीम जवानों के लिए है। इसका कोई भी इम्पैक्ट सेना के ऑफिशियल्स के रिक्रूटमेंट पे नहीं होने जा रहा है। जिस तरह से रिक्रूटमेंट होते हैं वो वैसे चलते रहेंगे। हम बात कर दें अगर जवानों की, तो सेना के टोटल स्ट्रेंथ में से 70% स्ट्रेंथ जवानों की है। अब जवानों को आप 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे ऑफिसर्स जो हैं उनको हम कमीशन्ड ऑफिसर्स बुलाते हैं। कमीशन्ड ऑफिसर्स को भी हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, परमानेंट कमीशन और नॉन परमानेंट कमीशन। जवानों की बात करें तो जवानों में 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले आता है जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, देन नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स, और उसके बाद में अदर रैंक्स। देखिए, सेना में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों में मैन और वुमेन्स की एंट्री के लिए अग्निपथ स्कीम का इस्तेमाल किया जाएगा। आपका रिक्रूटमेंट 4 साल के लिए होगा, जिसमें 6 महीने की ट्रेनिंग पीरियड भी शामिल है। उम्र जो है वो है 17.5 ईयर्स टू 21 ईयर्स। इस ब्रैकेट के बीच में आप अग्निपथ स्कीम के थ्रू सेना के तीनों में से किसी भी विंग में जा सकते हैं। जब आप सेना में रिक्रूट होते हैं तो पहले साल में जो आपको सैलरी मिलेगी वो है 30,000, और लास्ट ईयर मतलब 4th ईयर में आपकी सैलरी है 40,000। 30% एक सेना के जवान की सैलरी में से, और ठीक इतना ही अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपॉजिट करेगी। तो 30% जवान की सैलरी से और 30% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होगा, जिससे मिलकर के बनेगा सेवा निधि। ये सेवा निधि का जो अमाउंट है वो 4 साल के बाद सेना के जवान को दे दिया जाएगा विद इंटरेस्ट। इस पे किसी भी तरह से कोई इनकम टैक्स इम्पोज नहीं होगा। तो ये पूरी तरह से एक टैक्स फ्री अमाउंट है, जो कि लगभग 11 लाख के आसपास का एक अमाउंट बनेगा, जो कि जवान की लाइफ के बाद में काम में आएगा। वो चाहे तो इससे स्मॉल, मीडियम और माइक्रो एंटरप्राइजेस को स्टैब्लिश कर सकता है, कोई छोटा मोटा बिजनेस इससे स्टैब्लिश कर सकता है, या फिर आने वाले समय में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकता है। देखिए, 4 साल सेना में सर्व करने के बाद में 25% ऑफ द टोटल अग्निवीर्स को सेना में परमानेंटली रिक्रूट कर लिया जाएगा। ऑल्दो ये आपका अधिकार नहीं होगा, ये आपका राइट नहीं है। सेना पहले चेक करेगी कि आप मेंटली और फिजिकली कितने फिट हैं। अगर आप मेंटली और फिजिकली फिट हैं तो आपको सेना में आगे सर्व करने का मौका मिलेगा 15 साल तक के लिए। वहीं दूसरी तरफ 75% ऑफ द टोटल रिक्रूट्स ये सेना से बाहर चले जाएंगे सिविलियन लाइफ की तरफ। ये बात अलग है कि सरकार इनको अलग तरह से सपोर्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप डिफेंस के 16 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात करें तो आप डिफेंस के 16 PSUs में जा सकते हैं। यहाँ पे आपको एक सर्टेन लेवल पे रिजर्वेशन मिलेगा। सिमिलरली गवर्नमेंट जॉब्स में CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में जो भर्तियां होती हैं, चाहे वो ऑफिशियल्स के लिए हों या फिर वो जवानों के लिए, यहाँ पे भी 10% का
जो रिजर्व है वो यहाँ पे अग्निवीर के लिए रखा गया है। तो इस तरह से सेना के अग्निवीर जब सेना से सिविलियन लाइफ में वापसी करेंगे तो वो बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। इनफैक्ट कॉर्पोरेट सेक्टर ने भी यहाँ पे सपोर्ट को अनाउंस किया। कई राज्य सरकारों ने भी अग्निवीरों को सपोर्ट करते हुए पुलिस में एक सर्टेन नंबर सीट्स को रिजर्व करने का निर्णय लिया। इनफैक्ट अडानी इंटरप्राइजेस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा ऐसी कई कॉर्पोरेट फर्म्स ने भी अनाउंसमेंट किया कि अग्निवीर को वो अपनी कंपनीज में प्रेफरेंस देंगे और किसी ना किसी तरह से वो अग्निवीरों को सपोर्ट करेंगे। तो एक बात साफ है कि जब अग्निवीर सेना से हट करके सिविलियन लाइफ में आएगा तो उसको कहीं ना कहीं उसके रास्ते खुले हुए हैं और अग्निवीर अपनी स्किल्स के बेसिस पे एक सूटेबल जॉब जो है वो फाइंड आउट कर पाएंगे। देखिए, अब एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या अग्निवीर अगर उनका कार्यकाल के दौरान उनकी शहादत होती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। देखिए, अग्निवीर पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन एक अग्निवीर का लाइफ इंश्योरेंस होता है 48 लाख रुपीस का। अगर किसी अग्निवीर की शहादत होती है, अगर वो शहीद होता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई अग्निवीर घायल हो जाए, अगर वो फिजिकली डिसेबल्ड हो जाए तो फिजिकल डिसेबिलिटी की पहले कैटेगरीज डिसाइड की जाती हैं कि डिसेबिलिटीज किस कैटेगरी की हैं। क्या ये 100% डिसेबिलिटी है, ये 50% डिसेबिलिटी है या फिर 25% डिसेबिलिटी है। तो जितनी डिसेबिलिटी होगी उसके प्रोपोर्शन में आपको कॉम्पनसेशन मिलता है यहाँ पे। और बाकी बचा हुआ जो आपका टेन्योर होता है, जैसे लेट्स सपोज कि आपने 6 महीने सर्व किया और 6 महीने सर्व करने के बाद में आप किसी तरह से घायल हो गए और आपको डिसेबिलिटी हो गई, तो सरकार आपको बचे हुए 3.5 साल की जो पूरी सैलरी है वो आपको मिलेगी। आपको पूरा सेवा निधि का अमाउंट मिलेगा और उसके साथ साथ में जो कॉम्पनसेशन, जो एक्स ग्रेशिया है वो भी आपको मिलेगा। सिमिलरली अगर किसी जवान की शहादत हुई थी तो 1 करोड़ रुपए का आपको जो इंश्योरेंस कवर है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ साथ में जो आपका बचा हुआ टेन्योर है, लेट्स सपोज कि किसी अग्निवीर की शहादत 1 साल सर्व करने के बाद में हो जाती है, तो बचे हुए 3 साल की पूरी सैलरी मिलेगी, सेवा निधि भी आपको मिलेगी और साथ ही साथ में 1 करोड़ रुपए का आपको यहाँ पे जो कॉम्पनसेशन है वो भी मिलना है। तो यहाँ पे सरकार ने सेना के जवानों का पूरा ख्याल रखा है इस तरह से कि उनको एक सही तरह का कॉम्पनसेशन दिया जाए। देखिए, अग्निवीर को ना तो पेंशन मिलेगी और ना ही अग्निवीर को एक्स सर्विसमैन कंसीडर किया जाएगा। अग्निवीर को कैंटीन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी जैसी फैसिलिटीज जो कि रेगुलर एक्स सर्विसमैन को मिलती है, रेगुलर जवानों को मिलती है, इस तरह की फैसिलिटीज यहाँ पे अग्निवीर को नहीं दी जाएगी। ये एक सबसे बड़ी चिंता है अग्निवीरों की, क्योंकि कहीं ना कहीं जवान सेना में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनका सेना पूरा ख्याल रखती है, उनको मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, कैंटीन बेनिफिट्स मिलते हैं और अलग तरह के कई रिजर्वेशंस मिलते हैं। जैसे जब आप एक एक्स सर्विसमैन होते हैं तो आपको कई गवर्नमेंट स्कीम्स में, आपको कई गवर्नमेंट जॉब्स में यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है एज एन एक्स सर्विसमैन। तो इन एरियाज को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ जवानों के बीच में कि उनको ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएंगी। और कहीं ना कहीं सेना का जवान जो है वो सेना में इसलिए भी जाना चाहता है ताकि उसको जॉब सिक्योरिटी मिले, उसको एक सोशल सिक्योरिटी मिल जाए। देखिए, कहीं ना कहीं इस तरह के जॉब्स आपका सोशल स्टेटस भी डिसाइड करते हैं, आपके सोशल रिलेशंस को डिसाइड करते हैं। आज भी गाँव में जब शादियाँ होती हैं तो कहीं ना कहीं लड़की के फादर ये देखते हैं कि लड़का गवर्नमेंट जॉब में है, उसके पास में परमानेंट जॉब है और जॉब सिक्योरिटी उसके पास में, उसके पास एक सोशल स्टेटस है। तो अब ये एक कॉज ऑफ कंसर्न बन जाएगा कि आफ्टर ऑल एक फादर आपको अपनी लड़की देगा क्यों, क्योंकि आपकी जॉब तो सिर्फ 4 साल के लिए। इन 4 सालों के दौरान अगर आपकी शहादत हो जाती है या फिर अगर आप 4 साल के बाद में जब बाहर आएंगे सिविल लाइफ में, तो इस बात की क्या गारंटी है कि आपको दूसरा जॉब मिल ही जाएगा। तो इससे सोशल रिलेशंस जो हैं वो डिस्टॉर्ट भी हो सकते हैं, उसमें काफ़ी हद तक के चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों का फेथ कम होगा आपके ऊपर कि आप सिर्फ 4 साल के लिए एक टूर ऑन ड्यूटी पे गए हैं और उसके बाद आप वापस वही सिविलियन लाइफ में वापस आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इन एरियाज को लेकर के भी इस स्कीम के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हुए हैं। देखिए, अब बात करते हैं कि आफ्टर ऑल इस स्कीम को लेकर के प्रोटेस्ट क्यों हुए हैं, क्यों ऑपोजिशन इस बात की डिमांड कर रहा है कि अग्निपथ स्कीम को रिव्यू किया जाए, और क्यों इस तरह से कांग्रेस के लीडर और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो अग्निपथ स्कीम को स्क्रैप कर देंगे, अग्निपथ स्कीम को खत्म कर दिया जाएगा। को अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर को हम हटा देंगे। तो इस बात को हम समझते हैं कि आफ्टर ऑल इस बात का प्रोटेस्ट क्यों है।
देखिए, अग्निपथ स्कीम को लेकर के सेना के अंदर और सेना के बाहर दोनों तरफ विरोध है। एक तरफ वो लोग जो सेना से रिटायर होने वाले हैं, कहीं ना कहीं उनके बच्चे भी सेना की तैयारी करते हैं, वो भी सेना में एज अ जवान और एज एन ऑफिसर जाना चाहते हैं। तो एक तरफ विरोध है सेना के अंदर, और सेना के एक्सपर्ट्स भी कहीं ना कहीं इस स्कीम को लेकर के थोड़े से चिंतित हैं। वो चाहते हैं कि इसका रिव्यू हो। एक हमारी फौज को काटने का पता नहीं क्यों इतना भारी शौक आ गया है, मेरे को तो समझ नहीं आता। आपको मालूम है कि कोरोना काल में 3 साल भर्ती नहीं की फौज ने कि भाई इन्फेक्शन ना आ जाए। हर साल 60,000 लड़के हमारे रिटायर, 60 दिया 1,80,000 फौज आप काट चुके हैं। बहुत पैसा लग रहा है। और इस स्कीम का विरोध सेना से बाहर भी है, चाहे वो युवाओं के बीच में हो और चाहे वो राजनीतिक दलों के बीच में हो। अब बात करते हैं कि आफ्टर ऑल वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको लेकर के अग्निपथ स्कीम का विरोध किया गया है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझिए कि देश में लोगों की संख्या ज्यादा है, 1.41 बिलियन पॉपुलेशन है और जॉब्स कम है। वहीं दूसरी तरफ सेना में जब आप अग्निवीर के तौर पे भर्ती होंगे तो ना आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी, ना आपको कैंटीन फैसिलिटी मिलेगी, और ना ही आपको एक्स सर्विसमैन का स्टेटस मिलेगा, और ना ही यहाँ पे आपको पेंशन मिलने जा रही है। तो सबसे पहला विरोध तो इन पॉइंट्स को लेकर के है। दूसरा विरोध ये है कि अगर आप अग्निवीर बनते हैं और 4 साल बाद आप रिटायर हो जाते हैं, तो आप ये समझिए कि जब कोई व्यक्ति एमपी या एमएलए बनता है तो उसको लाइफ टाइम पेंशन मिलती है। वहीं देश को 4 साल देने के बाद में भी, देश की 4 साल सेवा करने के बाद में भी आपके पास कोई लाइफ टाइम पेंशन का कोई इनकम सिक्योरिटी नहीं है। और इस बात की क्या गारंटी है कि अगर 4 साल के बाद जब अग्निवीर वापस सिविलियन लाइफ में आएगा तो उसको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाएगा। उसको वापस से एक नए चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, उसको मिलिट्री लाइफ के बाद में सिविल लाइफ में एब्जॉर्ब होने में वक्त लगेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको कोई अपनी लड़की देगा क्यों, क्योंकि आपके पास ना इनकम सिक्योरिटी है और ना ही जॉब सिक्योरिटी। और 10.5 लाख या 11.5 लाख के अमाउंट में आज की तारीख में होता क्या है। देखिए, एक पॉइंट ये भी है कि अग्निपथ स्कीम में सेना के जवानों का रिक्रूटमेंट 4 सालों के लिए होगा, जिसमें से 6 महीने आपकी ट्रेनिंग का टाइम पीरियड है और 3.5 साल आपके टेन्योर का, आपके डिप्लॉयमेंट का टाइम पीरियड। ये 6 महीने का समय जो है वो आपकी ट्रेनिंग के लिए कम है। इसका सीधा इम्पैक्ट वॉर कैपेबिलिटीज पे पड़ सकता है। क्या आप एक युद्ध लड़ने के लिए, बैटलफील्ड में जाने के लिए इतने मैच्योर होंगे? क्या आपके पास इतनी वॉर टैक्टिक्स होंगी? क्योंकि अगर हम सेना के जवानों की बात करें तो वर्तमान में वो लगभग 15 से 16 साल के लिए सर्व करते हैं। ऐसी स्थिति में उनको लगातार ट्रेनिंग के दौर से गुजरना पड़ता है, लगातार ऑपरेशंस में बने रहना पड़ता है, जिससे उनको एक्सपीरियंस मिलता है और ये एक्सपीरियंस उनका बैटलफील्ड में काम में आता है, ऑपरेशंस में काम में आता है। देखिए, एक कंसर्न ये भी है कि ये जवान देश को 4 साल देकर के आए हैं। इन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग ली हुई है, इनको पता है कि वेपन्स का इस्तेमाल कैसे करना है, इनको पता है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स को किस तरह से न्यूट्रलाइज करना है। अगर कल को देश के ये जवान, अगर इस सरकार के अगेंस्ट में इनके अंदर गुस्सा होता है और अगर ये एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में अगर एब्जॉर्ब हो जाएं, इन दैट केस दे कैन बिकम अ मेजर सिक्योरिटी थ्रेट फॉर द नेशन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कंसीडर किया जाना चाहिए। देखिए, हालांकि यूथ के लिए जो सेना में जाने का सपना है, ये कहीं ना कहीं जोश, जज्बे और उनके जुनून से भरा हुआ है। उनके इमोशंस जुड़े हुए हैं इस जॉब के साथ में। तो इस बात की संभावना थोड़ी कम है कि जो व्यक्ति अपने देश के हित के लिए सोच रहा है, जो राष्ट्र सेवा के लिए सोच रहा है, वो भविष्य में अपने देश को नुकसान पहुंचाने के लिए एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा। इस बात की संभावनाएं थोड़ी कम लगती हैं। अब बात करते हैं हम कि इस समस्या का सल्यूशन क्या है। देखिए, 2024 के बाद में एक अलायंस की सरकार बनी है। बीजेपी बहुमत में नहीं आई है, उसके पास में 240 सीट्स हैं लोकसभा में। कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ अनएम्प्लॉयमेंट और अग्निपथ स्कीम को लेकर के जो डिस्कॉन्टेंट है युवाओं के बीच में, ये एक बड़ा कारण है बीजेपी की सीट्स के डिक्लाइन करने का। वर्तमान सरकार अलायंस की सरकार है। एनडीए की सरकार में टीडीपी और जेडीयू दोनों शामिल हैं। देखिए, सेना का बड़ा हिस्सा हिंदी बेल्ट और सदर्न बेल्ट से आता है, चाहे वो राजस्थान, एमपी, यूपी, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड हो, या फिर वो हो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। बड़ी संख्या में युवा सेना को यहाँ से ज्वाइन करते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बात का इंडिकेशन दिया गया है कि वो इसको रिव्यू करे, ताकि जो डिस्कॉन्टेंट है युवाओं के बीच में, जो गुस्सा है, जो विरोध है, उसको कम किया जा सके। अब यहाँ एक बात ध्यान में रखने वाली यह है कि हो सकता है कि सरकार जो प्रेजेंट में 25% अग्निवीरों को रिटेन कर रही है 4 साल के बाद में, उसको बढ़ा करके 50% कर दिया जाए।
इनफैक्ट जो 4 साल का टेन्योर है अग्निपथ में, उस टेन्योर को बढ़ा करके 4 साल से 7 साल या 8 साल कर दिया जाए, जैसे 1977 और 78 के ठीक पहले था। तो अगर ऐसा किया जाता है तो ये जो बढ़ता हुआ गुस्सा है और ये जो विरोध है, इस विरोध को कम किया जा सकता है। और दोनों जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, कि आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करना चाहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहते हैं, सेना के मॉडर्नाइजेशन को बढ़ाना चाहते हैं, और आने वाले सिक्योरिटी थ्रेट्स और आने वाले जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं आप उनका सामना करना चाहते हैं, आप सेना को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं देश के युवाओं की भावनाओं के बीच में और सेना के मॉडर्नाइजेशन और देश के नेशनल इंटरेस्ट के बीच में एक बहुत अच्छा संतुलन, एक अच्छा बैलेंस इस्टेब्लिश किया जा सकेगा। तो कहीं ना कहीं इस स्कीम को रिव्यू की जरूरत है दोस्तों, और अगर ऐसा होता है तो ये देश के युवाओं के हित में होगा। और कई बार आपने देखा होगा कि मोदी सरकार की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का भी स्टेटमेंट आया है कि वो अग्निपथ स्कीम के रिव्यू के लिए तैयार हैं। सरकार फ्लेक्सिबल है इस तरह की स्कीम्स में चेंजेस करने के लिए, अगर कोई जरूरत पड़ती है इन दैट केस। देखिए, अगर ग्लोबल ट्रेंड की बात करें तो ग्लोबल ट्रेंड के अकॉर्डिंगली, चाहे अमेरिका हो या रशिया, चाइना हो या फिर ब्रिटेन, फ्रांस हो या फिर जर्मनी, इन सभी कंट्रीज में जवानों का रिक्रूटमेंट कम समय के लिए होता है ताकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज किया जा सके और कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा करके सेना को मॉडर्नाइज किया जा सके। अगर अग्निपथ स्कीम को एक इफेक्टिव मैनर में इंप्लीमेंट किया जाता है, अगर इसका एक रिव्यू होता है और स्कीम अगर कंटिन्यू होती है, तो निश्चित तौर पे भारतीय सेना एक मॉडर्न सेना बन के उभरेगी जो कि नए सिक्योरिटी थ्रेट्स और चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार होगी। आपको क्या लगता है? बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।